आज बयानों का भी दौर चला, एक के बाद एक बड़े बड़े बयान सामने आए जिसमें कहा गया कि देखिए आप लोग सावरकर की औलाद हैं, हम भगत सिंह की औलाद हैं जो झुकते नहीं हैं और वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। लेकिन इन बयानबाजी के बीच एक सच हमें यह भी नजर आता है, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा, कि चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो या विक्रम मजीठिया, इन सभी लोगों से अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है इतिहास में अगर हम देखेंगे, और ये लिखित माफिया मांगी गई थी। तो ये बयानबाजी और हकीकत और मौजूदा सियासत, ये सारी चीजें कैसे देखी जाए? देखिए, तब केजरीवाल साहब के पीछे में भगत सिंह की फोटो नहीं होती थी। उन्होंने अपने आप को रीमॉडल किया है पंजाब चुनावों के वक्त। उन्होंने पीछे तमाम फोटो को हटा करके एक तरफ अंबेडकर और दूसरी तरफ भगत सिंह का फोटो लगाया है। और उन्हें पता है कि लोगों की याददाश्त बहुत लंबी नहीं होती है। उन्होंने कई सारे जगहों पर, जैसा आपने बताया भी, चाहे मजीठिया हो, चाहे अरुण जेटली हो और नितिन गडकरी साहब हो, वहां पर उन्होंने माफी मांगी थी। कई सारे उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे, जी बिल्कुल, उनके मानहानि के मुकदमे थे और उनके उसमें माफी मांगी। लेकिन अब उनको पता है क्या कि अब जो उनका नया अवतार है पंजाब चुनाव के बाद, अब जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, पार्टी अलग अलग प्रदेशों में अपने पैर फैला रही है। अभी सिंगरौली में, मध्य प्रदेश में उनकी एक मेयर जीती हैं। इस तरीके से जो है, तो वो अपने आप को एक रीब्रांडिंग कर रहे हैं और उस रीब्रांडिंग में भगत सिंह और जो अंबेडकर हैं उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो यही दिखाना चाहते हैं। वो एक तरीके से ये जो पूरी तैयारी है, कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश चुनाव, जहां पर बीजेपी की सत्ता है और उन्हें पता है कि वहां मुश्किल चुनौती मिलने वाली है, वहां बहुत आसान उनके लिए नहीं होने वाला है जैसा पंजाब में आसान था। तो वो एक रीब्रांडिंग के साथ जाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी से टक्कर इस वक्त लेने की स्थिति में अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। आप देखिए उस ट्वीट को जो मनीष सिसोदिया ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद किया है, उसमें कहा है कि आपसे घबराई हुई और आप ही भविष्य है। इस तरीके की शब्दावली मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में भी की है। तो एक तरीके से ये भी प्रोजेक्शन है कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर उसे कोई राष्ट्रीय राजनीति में आज की तारीख में टक्कर दे सकता है, चुनौती दे सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। इसीलिए ये पूरी रीब्रांडिंग है और उसी लहजे में उन्होंने कहा है कि हम सावरकर की औलाद नहीं है, हम भगत सिंह की औलाद हैं, जिस पर मीनाक्षी लेखी की भी टिप्पणी आई। लेकिन निश्चित तौर पर वो सीधे सीधे अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करना चाहते हैं बीजेपी के सामने, ये दिखाने के लिए कि बीजेपी इसीलिए उन पर हमले कर रही है या उन पर निशाना बना रही है क्योंकि वो उनके एक तरीके से पॉलिटिकल विकल्प बन चुके हैं। ठीक, अब जरा बताइए कि नगर निगम चुनावों में इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि मामला गरमाया है। अगर सरकार की जो पूरी ताकत है वो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, ईमानदार सरकार, कट्टर सरकार, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। अब ये मामला सीबीआई के पास जाता है और अगर इसमें कुछ निकल कर आता है वाकई में, या वो माहौल बन जाता है जो सियासत में हालांकि रिजल्ट कम ही आते हैं, माहौल ज्यादा बन जाता है, तो इस माहौल का कितना लाभ नुकसान बीजेपी या आम आदमी पार्टी को हो सकता है? देखिए, कई बार एक कला होती है कि नुकसान को भी कैसे फायदे में तब्दील किया जाए, एक नेगेटिव नैरेटिव को भी कैसे पॉजिटिव नैरेटिव बनाया जाए, सकारात्मक बनाया जाए। कोशिश वो लगातार अरविंद केजरीवाल उसमें माहिर रहे हैं कि जब जब उन पर इस तरीके के कोई अटैक हुआ है या उन पर कोई आरोप लगे हैं तो उसको वो कोशिश करते हैं कि उसको टर्न कर दिया जाए, टर्न द टेबल, बिल्कुल पलट दिया जाए सामने वाले पर। तो ये कोशिश रही है। इसीलिए ये पूरा जो राजनीति होती है वो नैरेटिव का खेल है। अब कौन कैसा नैरेटिव बना पाता है, क्योंकि नगर निगम चुनाव तुरंत नहीं होने जा रहे हैं, इस साल नहीं होने हैं, अभी जुलाई का महीना है। अगर बहुत जल्दी होंगे तो मार्च अप्रैल तक होंगे, तब तक बहुत सारा सियासी पानी बह जाएगा। क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। आज अरविंद केजरीवाल साहब ने कह भी दिया कि हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। मतलब ये एक तरीके से उन्होंने इशारों में कह दिया कि इस वजह से उनको जेल भी हो सकती है, मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो क्या वो जेल जाने को भी एक सियासी फायदे में तब्दील कर पाएंगे, क्या उसमें को भी वो पलटेंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट है उस पर नजर रहेगी। तो ये सब कुछ आने वाले दिनों में घटनाक्रम जैसे जैसे बदलेगा। अगर सीबीआई एक तो उपराज्यपाल की अनुशंसा को मानती है या नहीं मानती है, लगता है मानेगी तो उनकी भी जांच की अपनी प्रक्रिया है, वो कितने दिनों तक चलती है, कब तक वो पूरी होती है, उसके बाद क्या कुछ निकल करके आता है, बहुत सारी चीजें उस पर निर्भर करेंगी। उसकी भी टाइमिंग होगी, उसमें भी सियासी टाइमिंग होता है। हो सकता है जब सीबीआई एक्शन ले उसमें भी कुछ ना कुछ टाइमिंग का ध्यान जरूर रखा जाएगा। तो ये तमाम
तमाम चीजें हैं जिस पर सब कुछ निर्भर करेगा कि इस पूरे घटनाक्रम का फायदा किसको मिलता है और नुकसान आखिरकार किसको होता है। जी, अब आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं मैं कि इस मामले को लेकर कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस मामले में, और क्या इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो आधार दिया गया है इसमें, उसमें एक महत्वपूर्ण आधार है, उसमें मुख्य सचिव की जांच है। अब मुख्य सचिव ने कुछ प्रोसीजरल लैप्स है जिसकी जिक्र मैं शुरुआत में कर रहा था, अगर उन्होंने कुछ पाया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर उसको किया होगा। उन्होंने कुछ अमाउंट भी बताया है 1400 करोड़ के ऊपर का, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका भी कुछ आधार होगा। तो निश्चित तौर पर जवाब देना तो पड़ेगा मनीष सिसोदिया को। अब उसमें कितना मुश्किल है, क्या है, इसमें जवाब देना पड़ेगा। सवाल जवाब तो अब होंगे, ऐसा नहीं है क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आरोप है राजनीतिक तौर पर। तो कानून के जानकार ये बता रहे हैं कि उस पूरे चीजों से गुजरना पड़ेगा, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब उस प्रक्रिया से निकल करके वापस कैसे आते हैं, साफ साफ निकल जाते हैं या फिर उन पर धब्बा लगता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण।